गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका पूजा शर्मा के साथ इंग्लिश वर्ड में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। ओके, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें यूपीएससी के लिए। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग क्या सोचने लगते हैं, सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए अब हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी जो हमने 6 से लेकर 12 तक स्कूलिंग में पढ़ी है। बताइए, ये कोई बात हुई? बट क्या है ना, जो यूपीएससी का सिलेबस है वो यही डिमांड करता है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे आते हैं। और इसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक्स हैं। क्योंकि कई लोग कहने लगते हैं ना, तो हमारे स्टेट की जो बुक्स हैं उससे क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका कारण सिर्फ इतना सही है क्योंकि ये गवर्नमेंट बुक्स हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कि जब आज का टॉपिक है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनसीईआरटी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है जब जाके हमारा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज के लिए होता है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 भागों में ये बटा हुआ होता है। डिवाइड का मतलब हो गया बटा हुआ होना, है ना। भागों का मतलब हो गया पार्ट्स। ओके, तो ये 3 पार्ट्स में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी। ओके, और अगर इसे हम हिंदी में कहें तो कहते हैं प्रारंभिक। प्रीलिम्स एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। ओके, दूसरा होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम। मेंस का मतलब हो गया मुख्य, एग्ज़ाम का मतलब हो गया परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो 3 स्टेप में जाके ये आपका यूपीएससी एग्ज़ाम पूरा होता है। ठीक है, तो क्या है, तीनों जगह पे आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते ही आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए कि देखिए, अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे ना, अगर 6 क्लास में थे तो 7th में जाने के लिए, 7 से 8th में जाने के लिए हम क्या करते हैं, चैप्टर टीचर ने जैसे पढ़ाया, क्वेश्चन आंसर लिखा है, हमने याद कि हम अगले स्टैंडर्ड के लिए पास आउट हो जाते हैं, अगले स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं। सिर्फ हमारा मोटिव उतना ही होता है। लेकिन इसमें इतने से काम नहीं चलेगा कि हमने खाली पढ़ लिया और हो गया। इसमें हमें मेथड का तरीका बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम बहुत ही हाई प्रोफाइल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग जो है सक्सेस पा पाते हैं, जबकि कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मेन चीज़ अपना तरीका बदलना है। ठीक है, मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, तरीका। ये हमें अपना बदलना है और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो हमारी कौन सी रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग, यानी पहली बार जब हम बुक पढ़ रहे हैं कोई से भी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, जस्ट अ रीडिंग। मतलब सिर्फ हमें, जैसे हम नॉवल वगैरह या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, सिर्फ उसी तरीके से उसको पढ़ना है। बस खाली जस्ट रीडिंग लगाई, पूरे बुक्स को, चैप्टर को देखते हुए 20 to 30% जो है बस हमारे माइंड में आ जाए किस तरीके के चैप्टर हैं, क्या क्या चीज़ से रिलेटेड है, बस दैट्स इट। इतना फर्स्ट रीडिंग में हमें सिर्फ इतना ही करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, टाइम को डिवाइड ज़रूर करना है। टाइम डिवाइड मीन्स इसमें क्या करना है, जैसे कि हमने देखा एक सब्जेक्ट है 6 का, तो 6 की मतलब एक कोई सब्जेक्ट लिया तो 6 से 12 तक की हमें उसकी सारी बुक्स को पढ़ना है। तो हमने देखा 6 स्टैंडर्ड की बुक तो हम 2-3 घंटे में कर देंगे। 7th की बुक में 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, यानी एक दिन में हमने 2 बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि खाली कर ली। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, लगभग हफ्ते भर के अंदर 6 to 12 की एक सब्जेक्ट की बुक को रीड कर डालना है। ओके, ये हमने ज़रूर बनाना है टाइम डिवाइड, क्योंकि हमें उसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है, सिर्फ रीडिंग करनी है। ठीक है, अब हमने रीडिंग कर ली।
अब हमें क्या थोड़ा थोड़ा माइंड में आ गया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर हैं, बस। अब हम आ गए सेकंड रीडिंग पे। कौन सी? सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग जो होती है ना, इसमें अब हमें सीरियस हो जाना है, क्योंकि सेकंड रीडिंग पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब सेकंड रीडिंग में हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जामिन क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ का क्या फुल फॉर्म हो गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हिंदी में क्या हो गया? पिछले साल के प्रश्नोत्तर जो हो गए वो हमें देखने हैं, मतलब पेपर्स, पिछले साल के प्रश्नोत्तर जो पेपर्स हैं उसको हमें देखना है। क्योंकि क्या है ना, अब हमें सबसे पहले सेकंड रीडिंग लगाने में PY की क्यों ज़रूरत है? वो इसलिए कि अब हम उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में ज़्यादा पूछा गया इस सब्जेक्ट से। जो भी सब्जेक्ट हमने पूरी पढ़ ली हैं 6 से 12 तक, ठीक है ना, क्योंकि 6 से 12 तक पूरा एक बार में पढ़ने के बाद ही सेकंड रीडिंग में आना है। ये नहीं कि खाली आपने एक स्टैंडर्ड का पढ़ा और आप सेकंड रीडिंग पे आ गए, नहीं, पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें से चैप्टर आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं या फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब हो गया, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा। और फैक्ट का क्या मतलब होता है? तथ्य। क्या मतलब होता है फैक्ट का? तथ्य। तो जिस बेस पे ज़्यादा आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ इसी समय से हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे बुक्स हैं उन सबके शॉर्ट नोट्स बनाएं। बट आप एक बात बताइए, ये शॉर्ट नोट्स पता है आपको कब काम आएंगे? जब आपका एग्जाम होगा उससे हफ्ते 10 दिन पहले आपको रिवाइज करना होगा। तो क्या आप पूरी बुक्स को रिवाइज करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तब ये बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और अंडरलाइन किए हुए ही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी रिवीजन के लिए, ठीक है ना। इसलिए शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते चलिए। और वही चीज़ कि उसके लिए सबसे पहले आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ तो आप रीडिंग करते समय गांठ बांध लीजिए कि जो UPSC का सिलेबस है ना, वो तो हर समय आपके दिमाग में रहना चाहिए। रीडिंग करते समय, कुछ भी आप कर रहे हैं, हर समय आपके दिमाग में रहना चाहिए कि UPSC का पूरा सिलेबस क्या है, वो हम ध्यान रखें पढ़ते समय, ठीक है ना। तो दूसरा हमें UPSC के सिलेबस में भी देखना है कि कौन कौन से इसमें चैप्टर, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर वगैरह इस सब्जेक्ट से रिलेटेड NCERT की बुक से हमें मिलने वाले हैं, उसके भी हमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। तो ये तो हो गई हमारी क्या चीज़? सेकंड रीडिंग। अब हम पहुँचे लास्ट यानी थर्ड रीडिंग में। अब थर्ड रीडिंग में क्या है ना, आप बुक से आपकी एक साइड हो गई, आपको कोई ज़्यादा माइंड में टेंशन नहीं लेनी है। अब आपके पास क्या चीज़ आ गई? अंडरलाइंस किए हुए जो मैटर्स हैं इम्पोर्टेंट वो, ठीक है। उसके अलावा आ गए शॉर्ट नोट्स, है ना। तो अब बस आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट का आपका पूरी तैयारी हो गई। अब इसके शॉर्ट नोट्स और अंडरलाइन को ही बार बार आपको रिवाइज करना है, जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाए। तो ये हो गई आपकी रीडिंग करने का मेथड, ठीक है। क्या इतना ही बहुत है? नहीं, रीडिंग का मेथड तो आपको पता चल गया, लेकिन कुछ चीज़ों पर फोकस भी करना ज़रूरी है। फोकस को हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं? केंद्रीकरण। तो फोकस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब आपने ये तो पता चल गया, रीडिंग हो गई, शॉर्ट नोट्स भी बनाने, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप से भी तो देखनी ज़रूरी है। फोकस करना है कि क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है तो इसमें और क्या क्या आ सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? एनालाइज कॉन्सेप्ट। क्या करना है? कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज का मतलब हो गया आपका हिंदी में विश्लेषण, और कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया आपका अवधारणा, यानी अवधारणा का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए फैक्ट तो ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई लड़ाई हुई, बाय द वे आप पानीपत की लड़ाई समझ लीजिए, कब हुई है ना, और कहाँ हुई, ये तो आपको लर्न करना ही करना है। लेकिन क्यों हुई, है ना, कैसे हुई, और एक ही जगह पे इतनी बार क्यों हुई,
उसका क्या कारण है कि एक ही जगह को लिया गया उसके लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इन्हें भी हमें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते हैं। ओके, तो आपका क्या हो गया, फोकस क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कॉन्सेप्ट को। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ गए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिस्ट। सेकंड किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, वर्ड शब्द हो ही गया, जिस्ट का मतलब होता है सार। क्या मतलब होता है जिस्ट का? सार। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सार है वो भी आपको देखना है, क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा होगा लोग कहते हैं अरे मैंने तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सब निकाल दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और वहीं आप कहते हैं पढ़ा तो मैंने भी था लेकिन मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई चीज़ों में हम यहीं पे मात खा जाते हैं। क्या होता है ना कि जब हम करते हैं मतलब रीडिंग वगैरह, तो हमने रीडिंग लगाई और बाकी जैसे मेथड बताए वो सब भी हमने कर लिए, लेकिन क्या होता है इसमें बीच बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, जैसे बाय द वे आ गया नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट का हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन। अब कहीं आ गया, बस हमने तो उतना पढ़ लिया, लेकिन अब क्या करना है, हमने उसे उठाया, नेट पे डाला, उससे भी उसके बारे में और सर्च किया, क्योंकि ये पूरा एक अलग ही वर्ड है, नेशनल मूवमेंट का भी एक अलग ही चैप्टर। तो उसके बारे में भी हमें काफ़ी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो हमें जाननी है, और जो हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें हम इसे ऐड ऑन कर लें। जैसे ग्लोबलाइजेशन ही आ गया कहीं पे, आपने तो बस ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, आगे बढ़ गए, लेकिन नहीं, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हो गया, भूमंडलीकरण। क्या मतलब हो गया, भूमंडलीकरण। अब ये भी अपने में एक वास्ट एरिया है, तो आपने इसके भी बारे में पढ़ के इसके जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपने एड ऑन शॉर्ट पेपर्स में कर लिए। क्यों? क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब आपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर लिया, वर्ड्स के जस्ट निकाल लिया, लेकिन आपको फैक्ट भी करना ज़रूरी है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, ये भी तो देखना ज़रूरी है, और इसको हमें लर्न ही करना पड़ता है, इसका कोई और तरीका नहीं होता है। फैक्ट को क्या कहते हैं, तथ्य। ठीक है, इसे हमें लर्न ही करना पड़ेगा। अब फैक्ट को लर्न करने के लिए हम एक तरीका और भी अपना सकते हैं, हर सब्जेक्ट के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एक अपने बड़े पेपर में अलग से लिख लिया, और उनको जब भी रिवाइज़ किया तो वो सारे फैक्ट्स इकट्ठे रिवाइज हम करते चले गए, तो हमें याद वो रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आई मेन चीज़, जो एक और मेन चीज़ है जो हम स्किप कर जाते हैं, रिलेट विद करंट अफेयर्स। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी सब्जेक्ट में टॉपिक आ रहे हैं, उनको हमें रिलेट, संबंधित, रिलेट का क्या मतलब होता है, संबंधित करना होता है करंट अफेयर्स से। करंट का मतलब हो गया मौजूदा, अफेयर्स मतलब मामले, जो भी मौजूदा अफेयर्स न्यूज़ वगैरह में आ रही हैं तो उनसे हमें उसे रिलेट जरूर करना चाहिए। अब जैसे क्या है, बाय द वे हम हिस्ट्री की बात ले रहे हैं ना, बार बार हिस्ट्री पे ही जाते हैं। हमने 6 से 12 तक की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, फर्स्ट रीडिंग भी लगा ली, सेकंड रीडिंग भी लगा ली, थर्ड रीडिंग लगा के उसके अंडरलाइन कर लिया। अब जब हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना उसके, तो उस समय हम एक काम और क्या करेंगे कि एक तो हम ये देखेंगे 6 से 12 तक में, जैसे 6 में क्या है, एंशियंट जो हिस्ट्री है उसी के बारे में पढ़ाया गया है ना, पुरातन इतिहास के बारे में ही पढ़ाया गया है। 11th में भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया गया है। तो जब हम आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो जो जो टॉपिक्स एक साथ पढ़ाए गए हैं उनके एक तो शॉर्ट नोट्स इकट्ठे बना रहे हैं। दूसरा क्या है, अब हमें करंट अफेयर में भी देखना है कि नेट पे सर्च करके कि कोई एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नए करंट अफेयर्स हुए हैं, जैसे बाय द वे मोहनजोदाड़ो जो है उसके फिर से खुदाई हुई, कोई चीज़ मिली, इस तरीके से कुछ भी है, तो वो भी आपको वहीं पे कोरिलेट करके उसको आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लेना है, क्योंकि वो भी ज़रूर आता है यूपीएससी एग्जाम में। सिर्फ चैप्टर से ना आके उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं उनसे भी उनको रिलेट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ फोकस करनी है। आपका ये हो गया पूरा रीडिंग टेक्निक। अब एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है लास्ट, जो बहुत ज़रूरी है, सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। आपने देखा होगा ना एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड के बाद कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं।
जो क्या हो रहा है कि हम, क्योंकि वैसे तो करना थोड़ना है, हम ये सोचते हैं जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ दिया, पूरा सार पढ़ लिया, सब कुछ हमने वो कर लिया, अब हमें कोई एग्ज़ाम इसका स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा ना देना जाना है जो हम ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। नहीं, ईमानदारी से हमें वो भी सॉल्व करने हैं। वो पूरा चैप्टर इस चीज़ की डिमांड करता है कि आप इसे सॉल्व करें, और वो भी खाली अपने माइंड में नहीं, लिखित तौर पे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक तो ये जानकारी देने की कोशिश करी कि यूपीएससी में आप किस रीडिंग टेक्निक से एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें। दूसरा, जो जो इसमें वोकैब मिली उसका हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बता के इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी मैंने। जो भी मेरा प्रयास था वो मैंने अपनी तरफ से पूरा किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इनसे जानकारी मिल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।